हेलो एवरीवन। तो कल हम लोगों ने साइमन कमीशन स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मेरा थोड़ा हेल्थ ठीक नहीं था तो मैं थोड़ा हड़बड़ा गया और मैं बहुत ज़्यादा थक रहा था, तो मैं इसको अधूरा ही छोड़ दिया था। तो मैं आज यहीं से कंप्लीट करना चाहूँगा। मतलब साइमन कमीशन स्टार्ट कर चुके थे, आधा तक तो हो चुका था, लेकिन नहीं, मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा। तो पहले मैं आपको पहले बता देता हूँ कि साइमन कमीशन था क्या। जो बेसिकली जो ये 1919 का एक्ट जो आया था ना, वो उन लोग को इतना अच्छा लगा था ब्रिटिश लोगों को कि हम लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन लोग को लगा, अपने आप से लग रहा था कि हम लोगों ने इन लोग के लिए, इंडिया के लिए कितना अच्छा एक्ट बना दिया है। तो इसलिए इन लोगों ने कहा, क्या एक चीज एक्ट में जोड़ दिया कि 10 साल बाद हम जो एक्ट लाए हैं उसका, जो अभी 1919 का जो एक्ट लाया गया है उसका 10 साल बाद हम लोग रिव्यू लेने के लिए एक कमीशन भी भेजेंगे। ऐसा बोल के उस एक्ट में ही बता दिया गया। लेकिन इन लोग इतना ज्यादा मतलब खुश था कि इन लोग 10 साल ना होते हुए ही 8 साल में ही, मतलब 1919 का एक्ट था ना, 1929 में जाना था, लेकिन 1927 में ही चला गया। और वहां पे एक कमीशन बना के भेज दिए गए, जिसमें जो हेड थे वो जॉन साइमन थे, आई थिंक। फिर जॉन साइमन और उसके 7 मेंबर थे, तो उन लोग इंडिया आए, इंडिया में रिव्यू करने आए। तो इससे वो इंडिया के लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। क्यों गुस्सा हुए? रीजन गुस्सा होने का ये था कि साइमन कमीशन ये क्या करने के लिए आया था, ये रिव्यू करने के लिए आया था कि जो एक्ट है उसमें क्या क्या चेंजेस आना चाहिए और क्या क्या चीज इसमें अच्छा हुआ, ये सब चीज का। लेकिन इसमें इंडियंस ही नहीं थे, मतलब जिसके लिए एक्ट बनाया गया वही नहीं थे। और इसमें क्या डिफरेंस हो रहा है कि जो एक्ट बना रहा है वही फीडबैक लेने भी आ रहा है। मतलब इसमें क्या ही है, ये तो मतलब पूरा एक तरीके से मतलब बर्बाद चीज है, मतलब मतलब खत्म चीज है। इसीलिए इन लोगों ने, इंडिया के लोगों ने इसका काफी ज्यादा विरोध किया। तो इसीलिए फिर इसमें काफी ज्यादा नारा दिए, साइमन गो बैक का नारा दिया, ताकि साइमन यहाँ से हट जाए, साइमन यहाँ से हट जाए। लोग काफी ज्यादा इसके ऊपर नाखुश दिखाया ना। तो ये चीज जब ब्रिटिश पार्लियामेंट को पता चला, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोला कि ठीक है, साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट देगी। और क्योंकि वो जिद्दी आदमी था, साइमन कमीशन घर नहीं गया डायरेक्ट बिना बोले, वो बोला कि हम लोग ठीक है, तुम लोग बात नहीं मानोगे मेरा, तो फिर भी हम तुम लोग का मतलब, हम तो जो मेरा काम है वो करके जाएंगे। तो बोले ठीक है, करो तुम अपना काम। इंडिया के लोगों ने तो बॉयकॉट कर दिया, सारे पार्टीज ने। लेकिन जो ये है ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उसको तो पता चल चुका था कि इसको बॉयकॉट किया जा रहा है। तो बोला कि ठीक है, ये अपना काम कर रहा है, तुम लोग भी अपना जो जो मन कर रहा है वो तुम लोग लेके आओ। हम एक 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। तो 1930, 31 और 32 में बुलाया गया। तो और तुम लोग उसमें अपना अपना सब कुछ बताना कि क्या चीज का जरूरत है, क्या चीज का नहीं। तो फर्स्ट बार में तो ऐसे कोई गया नहीं था। फिर सेकंड बार में गया था। ये सेकंड बार में तीनों पॉलिटिकल लीडर से, मतलब बड़े बड़े पॉलिटिकल जो लीडर्स होते थे वो लोग जाते थे। तो सेकंड जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें गया था, क्या नाम है, B.R. अम्बेडकर। फिर ये महात्मा गांधी कांग्रेस की तरफ से, और मुस्लिम लीग की तरफ से भी एक आदमी गए थे। तो तीन लोगों ने अपना अपना मांग दिया। फिर वो बना। फिर उसके बाद मांग देने के बाद वो पूना पैक्ट हुआ। उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, काफी आगे जा चुके हैं। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं साइमन कमीशन हुआ क्या है। चलिए देख लेते हैं। पहले इतना देख ले, उसके बाद आगे हम लोग पूना पैक्ट स्टार्ट करेंगे। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन है क्या? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 had included a provision that its working be reviewed after 10 years। तो मैंने कहा ये 1919 का एक्ट में ही बताया गया था कि 10 साल बाद हम लोग 1919 एक्ट का रिव्यू लेने के लिए आएंगे। लेकिन क्या इन लोग कब आता है? हाउएवर 1927 में ही, सिर्फ 8 साल बाद ही इन लोग आ जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस कर देती है एक स्टेचुरी, स्टेचुरी मतलब लीगल बॉडी, मतलब लॉ के तरीके से बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है। तो एक कमीशन बनाया जो रिपोर्ट तैयार करेगी 1919 के एक्ट के फंक्शंस कैसे इंडिया में हो रहे हैं उसका, मतलब क्या क्या फीडबैक है वो पता लगाएगी। द कमीशन हैड 7 ब्रिटिश मेंबर्स एंड नो इंडियन मेंबर्स। तो जिससे क्या हुआ, विच कॉज्ड यूनिवर्सल आउटरीच अक्रॉस इंडिया। तो इसमें कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं थे, तो बहुत ज्यादा इन लोगों ने गुस्सा जताया। ठीक है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द मुस्लिम लीग एंड द पॉलिटिकल लीडर्स डिसाइडेड टू बॉयकॉट द कमीशन। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इसे बॉयकॉट किया, मुस्लिम लीग ने भी बॉयकॉट किया, और पॉलिटिकल बॉडीज जो है उन लोगों ने भी इसे, दूसरा दूसरा जो लीडर्स थे उन लोगों ने भी इसे बॉयकॉट किया। किसी का इसमें फायदा नहीं दिख रहा था, क्योंकि कोई भी इंडियन नहीं था इसमें। सीइंग इट एज एन इंसल्ट टू इंडियन सेल्फ रेस्पेक्ट, इंडियन के सेल्फ रेस्पेक्ट का इंसल्ट हो रहा है, ऐसा इन लोग फील कर रहे थे। तो कमीशन बिकेम ए सिंबल ऑफ ब्रिटिश एरोगेंस एंड ट्रिगर्ड नेशनल वाइड प्रोटेस्ट। तो ये क्या हो गया, एक ब्रिटिश के तरह जो ये कमीशन बन के आया ना, ये इससे इंडिया के लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो गए ब्रिटिश के तरफ, मतलब अगेंस्ट। और इसमें पूरा ये हो गया, ये पूरा नेशन वाइड, मतलब पूरा इंडिया में इसका प्रोटेस्ट होने लगा। तो ये साइमन गो बैक का नारा दिया जाने लगा, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। आप ये कमेंट करके बताइएगा ना, ये लीडर कौन है जो लाठीचार्ज में मारे गए थे।
साइमन गो बैक बहुत ज़्यादा नारा दे रहे थे। तो ये सर जॉन साइमन इसका ये कर रहे थे, हेड कर रहे थे, और ये इंडियन नहीं थे, तो इसका पूरा रिसेंटमेंट मतलब गुस्सा हो रहा था, वाइड स्प्रिट मतलब पूरा देश भर में। द कमीशन फेस्ड बॉयकॉट, ब्लैक फ्लैग प्रोटेस्ट एंड स्लोगन साइमन गो बैक। कमीशन को बहुत ज़्यादा बॉयकॉट किया जा रहा था, ब्लैक फ्लैग दिखाया जा रहा था कि तुम लोग यहाँ से भागो। फिर साइमन गो बैक का नारा दिया जा रहा था। ड्यूरिंग ए प्रोटेस्ट इन लाहौर, लाला लाजपत राय वाज ब्रूटली लाठीचार्ज बाय पुलिस एंड लेटर डाइड ड्यू टू इंजरीज, मेकिंग हिम ए मार्टियर फॉर कॉज। तो ये जो फोटो है ना, ये लाला लाजपत राय का ही है। ये कहाँ पे जो ये था ना, लाहौर लाहौर में प्रोटेस्ट चल रहा था, तो इनको लाठीचार्ज देके मार दिया गया, मतलब इतना ज्यादा लाठीचार्ज किया गया तो मर गए, ये नहीं टिक पाए। ठीक। जिससे और ज्यादा गुस्सा बढ़ गया। द कमीशन रिपोर्ट रिकमेंडेड द एबोलिशन ऑफ डायरकी इन प्रोविंसेस बट इट रिजेक्टेड ग्रांटिंग डोमिनियन स्टेटस। तो ये ऐसे डायरेक्ट बोला गया है। तो जब ब्रिटिश पार्लियामेंट को पता चला कि पूरा बॉयकॉट हो रहा है, तो ब्रिटिश कमीशन को बोला, साइमन कमीशन को बोला, ठीक है तुम अपना रिपोर्ट तैयार करो, और इंडिया के लोगों को भी बोला कि आप लोग को जो जो मन है वो आप बताइए जिसमें। तो इसीलिए वो सब अपना अपना लेके चला जाता है। कोई सेपरेट इलेक्टोरेट मांगता है ये डिप्रेस क्लास लोगों के लिए, तो कोई नेहरू रिपोर्ट मांगता है, ये सब चीज। तो ये किस में मांगता है? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मांगता है। आगे देखेंगे इसके बारे में। ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कशंस। और जो ये डिस्कशंस होगा, ये जो नेहरू रिपोर्ट, मतलब ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का रिपोर्ट और जो साइमन कमीशन का रिपोर्ट होगा, वो सब मिला जुला के एक नया ये बनाया गया, क्या बोलते हैं, एक व्हाइट पेपर नाम दिया गया, व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, ऐसा नाम दिया गया सबको। एकदम मतलब उसमें एकदम ये था, क्या बोलते हैं उसको, रस, सबका रस मिला हुआ था उसमें। सब कुछ जो जो जिस 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 चीज का जरूरत है वो सब कुछ ऐड किया हुआ था। व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म वाज मेड टू सबमिट इन जॉइंट सेलेक्ट कमिटी इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। वो एक व्हाइट पेपर रेजोल्यूशन बनाया गया जिसमें जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और साइमन कमीशन का जो फीडबैक था वो सब कुछ एडेड था, और वो कहाँ भेजा गया? सेलेक्ट कमिटी, किसका? ब्रिटिश पार्लियामेंट का। ठीक है, थोड़ा सा हम हड़बड़ा जा रहे हैं, सॉरी। तो its recommendations later become the basis of Government of India Act 1935, though most were modified। तो यही ये क्या हो गया, ये बाद में 1935 के ये में जोड़े गए, एक्ट में जोड़े गए। इसीलिए कहा ही गया था कि आप लोग बताइए, इसके बाद हम लोग 1935 के एक्ट में जोड़ेंगे। ये क्या है? कम्युनल अवार्ड आपके बुक में दिया होगा, कम्युनल अवार्ड है क्या? बेसिकली जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है ना, तो उसमें ये देखिए, ये कौन है? B.R. अम्बेडकर, ये है अपना महात्मा गांधी, ये है मुस्लिम लीग के लीडर। तो ये सारा अपना अपना लेके चला जाता है मांग। तो ये क्या मांग देते हैं कि बोलते हैं हमको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब हम लोग अपना देश, मतलब एक अलग देश टाइप का ही काम करेंगे। मतलब इंडिया हिंदू लोगों से या किसी भी लीडर से हम लोग का कोई नाता नहीं रहेगा। हम लोग का अपना ही रिप्रेजेंटेटिव होगा, अपना ही लोग चुनेगा, और अपना ही लोग ये देश को चलाएगा। ऐसा करके वो मतलब एक टाइप का बनाने बोला। तो इससे ना ये बहुत ज्यादा नाखुश हो गया। उस टाइम तो ठीक है, वो तो मांग लिया, तो बोला ठीक है हम देते हैं। तो उस टाइम क्या हुआ कि 1932 में था, 31 में था ना, गया था ना, तो 32 में क्या हुआ, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने बोला ठीक है हम तुम्हारा बात को मानते हैं। तो विच प्रोवाइडेड कम्युनल अवार्ड, जिसका नाम दिया गया, विच प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लास। डिप्रेस्ड क्लास लोग के लिए भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया जाएगा। तो बोला ठीक है, डिप्रेस्ड क्लास के लिए सेपरेट सेपरेट इलेक्टोरेट। तो समझते हैं, नहीं समझते तो आप मेरा पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं। हालांकि मैंने इसमें भी अच्छे से बताया कि देखिए, ये पूरा इंडिया है, इसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सब सब है, डिप्रेस्ड क्लास भी है। तो इसमें से सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब क्या, जो ST SC वाला है वो बोल रहा है कि हम लोग ऐसा करके ये ST SC है, और क्या है, ये हिंदू है, हिंदू हिंदू हिंदू। सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होगा कि जो येलो वाला है, येलो वाला बोलेगा कि हम लोग अपने में से ही चुनेंगे, अपने में से ही खड़ा करेंगे, और अपने में से ही देश को चलाएगा। ये ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा था कि सब इसमें से एक खड़ा करो, और ये मतलब इसमें मुस्लिम में से एक खड़ा करके ये खड़ा होगा, और हिंदू में से भी एक खड़ा होगा? ऐसा ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि इसमें क्या होता है कि मेजोरिटी हो जाता है ना, मेजोरिटी तो मुस्लिम है, तो फिर इसका बात नहीं मानता। तो यही सोच के B.R. अम्बेडकर ने ये चीज मांगा था। लेकिन इससे महात्मा गांधी काफी नाराज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा पता है? जो ST SC वाले हैं वो कभी भी ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे। लेकिन इन लोग, वो तो एकदम समझ ही नहीं पा रहा था, ये B.R. अम्बेडकर, वो सोच, वो मतलब एकदम ममता में घुस चुके थे, तो समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन तो ये बात नहीं माने महात्मा गांधी का, उस टाइम नहीं माने, तो महात्मा गांधी ने क्या किया? अपोज किया। नहीं माना तो फिर क्या करेगा ये? मतलब इट ए डिविसिव मूव दैट वुड परमानेंटली सेपरेट दलित्स फ्रॉम हिंदू। ये बोल रहा है कि अगर
सेपरेट इलेक्टोरेट करेंगे, जैसे मुस्लिम अलग हो गया है, वैसे ही दलित भी हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। तो वो चीज़ नहीं मान रहा था, तो इसलिए क्या हुआ, बी आर अम्बेडकर बोला नहीं आप जो बोल रहे हो वो गलत है, नहीं होगा ऐसा, जो हम मांगे वो सही है, सेपरेट इलेक्टेड सही है। तो ये बोला कि नहीं, अब ऐसा करोगे तो नहीं चलेगा। ही बिगेन ए फास्ट टू डेथ वाइल इम्प्रिजन्ड इन यरवदा जेल टू प्रोटेस्ट द अवार्ड। तो ये किया। हाँ, तो ये बोला कि तुम बात नहीं मानेगा, ठीक है मेरा पावर दिखाते हैं। उस टाइम पे जो कोई भी अगर ये करता था ना, मतलब भूखे रहता था, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा वैल्यू दिया जाता था। अभी ये चीज का वैल्यू नहीं है, लेकिन उस टाइम पे दिया जाता था कि वो पूरा देश गुस्सा हो जाएगा, ऐसा सोचता था, अगर मर गया तो पूरा देश इसको मार देगा। तो इसलिए वो बोला कि हम, वो यरवदा जेल में था, वो बोला हम यहीं पे प्रोटेस्ट करेंगे, हम अपना ये करेंगे, फास्टिंग करेंगे। तो पूरा इंडिया में ऐसा तहलका मचने लगा। बी आर अम्बेडकर गए, बोले कि अगर ये मर गया तब तो मेरा कहानी खत्म है। तो बी आर अम्बेडकर इसके पास गए, बोले कि आप सुनिए, आप अपना फास्टिंग बंद कीजिए, हम नेगोशिएट करने को तैयार हैं। तो बोला ठीक है, क्या नेगोशिएशन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हु इनिशियली सपोर्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट इंटर्ड इनटू ए नेगोशिएशन विद गांधी जी टू प्रिवेंट द फास्ट फ्रॉम कंटिन्यूइंग। तो वही आप बोले कि नेगोशिएशन करने को तैयार है। देयर एग्रीमेंट लेड टू द पूना पैक्ट, ए कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला। और वो जो नेगोशिएशन है उसी को हम लोग ये बोलते हैं, पूना पैक्ट का नाम देते हैं। तो पूना पैक्ट है क्या, पूना पैक्ट रिप्लेस द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लास विद रिजर्व सीट्स इन जनरल इलेक्टोरेट्स। ये क्या किया गया पूना पैक्ट में, ये नेगोशिएशन ये ऐसा हुआ कि ठीक है, वो हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देंगे, लेकिन रिजर्वेशन रखेंगे। रिजर्वेशन का मतलब क्या, रिजर्वेशन का मतलब मान लो 300 सीट है, 300 सीट है, इसमें से आप 75 सीट किसको दे देंगे, कुछ भी मतलब एक सफिशिएंट अमाउंट बनाया जाएगा, कितना उन लोग का ये है क्वांटिटी है, उस पे ये रिजर्व कर दिया जाएगा। रिजर्व कर दिया जाएगा मतलब इस सीट पे कौन बैठेगा, इस सीट पे हमेशा यही बैठेगा, कौन, सिर्फ डिप्रेस्ड क्लास वाला ही बैठेगा, ये टिकट हमेशा उसी को मिलेगा, और उसमें आराम से वो खड़ा हो सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ठीक है, बोला ये चीज़ सही रहेगा तब। हाँ, बोला ठीक है, साइनिंग पूना पैक्ट। इससे ये भी नहीं होगा, दलित लोग उससे नीचे भी नहीं जाएगा, ये भी हो गया। द डिप्रेस्ड क्लास वेर अलाउड टू वोट इन द जनरल इलेक्टोरेट्स। तो उन लोग डिप्रेस्ड क्लास लोग को क्या बोला गया कि आप लोग जनरल इलेक्टोरेट में वोट कर सकते हैं, बट द कैंडिडेट वुड बी चोजन फ्रॉम अमंग द दलित देमसेल्व्स। लेकिन जो कैंडिडेट्स होंगे वो दलित में चूजे जाएंगे, चूज किए जाएंगे। ठीक है, बता दिया था मैंने। The pact was signed between Gandhiji on behalf of Hindu community and Ambedkar on behalf of depressed class on 24 सितंबर 1932। तो ये बोल रहा है कि पैक्ट किसके किसके बीच साइन हुआ, कौन से किसके बिहाफ पे, तो गांधी जी किसके बिहाफ पे, हिंदू कम्युनिटी, और डिप्रेस्ड क्लास के बिहाफ पे अम्बेडकर। 24 सितंबर 1932। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ दलित पॉलिटिकल एम्पावरमेंट विद इन द हिंदू फोल्ड। ये हिंदू के अंदर ही, हिंदू के साथ, हिंदू के रहते रहते ये दलित का एम्पावरमेंट हो रहा था, मतलब हिंदू के साथ रहते हुए दलित का एम्पावरमेंट हो रहा था, विदाउट सेपरेट पॉलिटिकल आइडेंटिटी, बिना पॉलिटिकल आइडेंटिटी दिए हुए, अलग पॉलिटिकल आइडेंटिटी बिना, अलग एक टाइप का, तो ये देश ही हो रहा है, बिना का बाउंड्री का देश, एक ही जगह दो गो दुनिया, ऐसा जा रहा है। तो वो चीज को नहीं किया, वो चीज एम्पावर किया दलित लोग को हिंदू के साथ रहते हुए। तो अब देखते हैं 1935 में क्या हुआ होगा। 1935 में क्या क्या चीज़ का फीडबैक मिला होगा, वही जो साइमन कमीशन का, फिर जो 3 वर्ष ये है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वो सब का मिला होगा। तो ये साइमन कमीशन का फीडबैक मिलेगा इसमें, नेहरू रिपोर्ट मिलेगा, नेहरू रिपोर्ट गांधी जी लेकर गए थे। लाहौर सेशन में इन लोग पूर्ण स्वराज का मांग किया था, तो उसका भी कुछ कुछ ये मिलेगा, प्रेशर दिया जाएगा, तो क्या देते हैं देखेगा। फिर उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो इसमें भी कुछ कुछ प्रेशर पड़ा था। सिविल डिसोबीडियंस में क्या था कि उसमें उन लोग बात नहीं मानेगा, उन लोग बोला था कि सिविल डिसोबीडियंस का मतलब जो कानून है इन लोग का, जैसे कि सॉल्ट मार्च हुआ, सॉल्ट मार्च में क्या बोला था कि आपको सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगेगा, और इंडिया के आदमी सॉल्ट नहीं बना सकते, तो ये चीज़ को तोड़ा गया। अब हम लोग टैक्स नहीं देंगे, और इन लोगों ने खुद से सॉल्ट बनाया, यहाँ दांडी मार्च करके बनाया। ओ, हाँ ठीक है। द थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 से 32 वेर कन्वेंट इन लंदन। लंदन में ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये हुआ, कॉन्फ्रेंस हुआ टू डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म विद इन इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स की, डिस्कस करने के लिए कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म चाहिए, इस सब चीज़ के लिए डिस्कस करने। क्यों, क्योंकि वहाँ बहुत, इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था, इसको कम करने के लिए इन लोगों को करना ही पड़ेगा ऐसा। ठीक है, though not fully implemented, it formed the constitutional foundation of British India until independence। फुल्ली इंडिपेंडेंट ये तो नहीं हो पाया, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया 1935 वाला एक्ट, लेकिन 1935 वाला एक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला एक्ट ना काफी दिनों तक काम किया, ये जब तक इंडिपेंडेंस नहीं मिला है तब तक हम लोग ये इसी चीज पे रहे।
इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन इसी चीज़ पे अड़े रहे और हम लोग का बहुत सारा जो हम लोग रूल्स रेगुलेशंस देखते हैं वो इसी टाइम का है। तो मतलब हाँ, इसी से लिया गया है। द फाइनल आउटकम वाज मैसिव, ए डिटेल्ड एक्ट कंटेनिंग 321 सेक्शंस, 321 सेक्शंस थे, 13 शेड्यूल से, और क्या थे, मेकिंग द लॉन्गेस्ट एक्ट पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट टिल देन। तो ये अभी तक का सबसे बड़ा ये था, एक्ट था। तो ठीक है, काफ़ी अच्छा बात है, काफ़ी बड़ा, काफ़ी मैसिव बनाया गया था। इसमें क्या गया था आप देख लेते हैं। इट प्रोपोज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। अब ऑल इंडिया फेडरेशन क्या होता है? फेडरेशन का मतलब होता है डुअल गवर्नमेंट। अगर आपको नहीं पता तो आप इसको याद कर लीजिए, अमेरिका को। इसमें क्या होता है, सेंटर पे भी एक गवर्नमेंट रहेगा, और जितना स्टेट रहेगा, स्टेट, जितना स्टेट, सबका अपना अपना गवर्नमेंट रहेगा। जैसे इंडिया का भी है, इंडिया का मैंने नाम नहीं लिया कुछ रीजन से, तो मतलब वो नहीं, ठीक है, बाद में ही लेंगे ना। तो सेंटर पे अलग एक गवर्नर रहेगा, सेंटर पे तो रहेगा ही रहेगा, वो सुप्रीम रहेगा। और यहाँ पे भी इसका एक अलग गवर्नमेंट रहेगा, इसका एक अलग गवर्नमेंट रहेगा, इसका एक अलग गवर्नमेंट रहेगा, इसका एक अलग गवर्नमेंट रहेगा। इसका अपना लेजिस्लेचर होगा, इसका अपना लेजिस्लेचर होगा, इसका अपना, सब अपना लेजिस्लेचर, सब अपने अकॉर्डिंग अपना कानून बनाएंगे। सबका अपना कोर्ट होगा, सब अपने से काम करेंगे। मतलब ये क्यों किया जाता है? बेसिकली सारे जो डिफरेंट टाइप के कल्चर्स जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा कल्चर होते हैं, तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होता है, तब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करता है, क्योंकि सबके लिए एक ही कानून बनाना वो सही नहीं रहेगा। तो ये इसी चीज़ के लिए ये किया गया था। बेसिकली ये क्यों किया गया था, अगर हम लोग उन लोग की तरफ से देखें, एक तरफ से तो है ये कि हाँ, थोड़ा सा शांत कर देते हैं, और दूसरी तरफ से और एक चीज़ था कि जो प्रिंसिपली स्टेट्स था, जो जो प्रिंसिपली स्टेट्स का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपली स्टेट्स का मतलब होता है उन लोग, कुछ कुछ ऐसे राजा महाराजा अभी भी थे जो टैक्स भरते थे सरकार को, और पूरा राजगद्दी उन लोग के कंट्रोल में था। तो वो चाहते थे कि ऐसा होगा तो उन लोग के अंदर क्या हो रहा है, मतलब बस उन लोग के साथ तो बस पैसा का लेना देना था ना। पैसा भाड़ा दे रहे हैं, तुम लोग रहो, तो वो चीज़ बोल रहा है कि हम लोग ऐड कर देंगे उसको, तो अब उन लोग भी हम लोग के कंट्रोल में आ जाएगा। इस चीज़ से दो फायदा हो गया, और उन लोग भी शांत हो जाएगा, इंडिया वाला भी। तो ऐसा किया गया, और सेंटर पे उन लोग का कंट्रोल अभी भी रहेगा, ऐसा सोच के किया था। तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ऑल इंडिया फेडरेशन स्टार्ट हुआ, कंसिस्टिंग ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस एंड प्रिंसिपली स्टेट। इसमें कौन कौन रहेगा? ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस रहेगा और प्रिंसिपली स्टेट्स रहेगा, दोनों को जोड़ा जाएगा। बिकॉज ब्रिटिश वांटेड नॉट टू गिव द फुल इंडिपेंडेंस एंड स्टिल वांटेड टू होल्ड द कंट्रोल इन सेंटर। सेंट्रल पे कंट्रोल अभी भी चाहता था, और क्या करता था, वो फुल इंडिपेंडेंस नहीं चाहता था। इन लोग फुल इंडिपेंडेंस मांग रहा था। ये जो ब्रिटिश, ये वाला भूल गए, लाहौर सेशन में हम इसलिए ऐड करके रखे थे। लाहौर सेशन में इन लोगों ने पूर्ण स्वराज का मांग किया था। पूर्ण स्वराज, सॉरी, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का मतलब क्या? अब मतलब अब तुम लोग का काम नहीं चलेगा, अब हम लोग का एकदम 100% चाहिए। तो इसी ये चीज़ को खत्म करने के केवल नहीं, अब हम लोग ऊपर में रहेंगे, तुम लोग नीचे नीचे काम करते रहो। बट प्रिंसिपली स्टेट्स डिड नॉट ज्वाइन इट, दो द फेडरेशन नेवर कम इनटू एग्जिस्टेंस। फिर भी ऐसा नहीं है कि वे कभी आया, द फेडरेशन कभी आया ही नहीं। प्रिंसिपली स्टेट्स ने तो इसलिए ज्वाइन नहीं किया कि उन लोगों को डर था कि अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो हम लोग का जमीन छीन जाएगा, तो इसीलिए इन लोगों ने ज्वाइन किया ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस एक्ट डिवाइडेड द पावर इनटू थ्री लिस्ट। ये जो एक्ट था, इसमें पावर्स को तीन लिस्ट में डिवाइड किया। फेडरल लिस्ट फॉर सेंटर, प्रोविंशियल लिस्ट फॉर प्रोविंसेस विथ 54 आइटम्स, एंड कॉन्करेंट लिस्ट विथ 36 आइटम्स। बेसिकली फेडरल लिस्ट मतलब क्या? एक तरीके से यूनियन लिस्ट, मतलब ये जो है ये सेंटर वाला चीज़ है, इस पे सेंटर कानून बनाएगा। प्रोविंशियल लिस्ट पे कौन कानून बनाएगा? प्रोविंशियल लिस्ट पे स्टेट कानून बनाएगा, मतलब प्रोविंसेस कानून बनाएंगे। कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों मिल के कानून बनाएगा, ये सेंटर भी और प्रोविंशियल दोनों मिल के कानून बनाएंगे। ये बस यही है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेस्ट पावर वेर गिवन टू वायसराय। और रेस्ट पावर मतलब क्या? जो रेसिडोरी पावर है वो वायसराय को दिया गया। मतलब ऐसा क्यों लिखा गया? बेसिकली कुछ ऐसा सिचुएशंस आ जाए तो उन लोग को उस टाइम पे पता नहीं है, लेकिन आगे आ जाए। जैसे अभी के टाइम पे अगर आप बोलेंगे तो जैसे कि प्राइवेसी इशू, प्राइवेसी इशू मतलब ऐसा वाला नहीं, वो कैमरा वाला बात कर रहे हैं। ये फेसबुक, इंस्टा, वो सब चीज़ उस टाइम पे नहीं था, लेकिन वो अगर ऐसा कुछ आ जाता तो वो पावर किसके पास होता? वो को होता वायसराय के पास। वो उस पे कौन कानून बनाता? वायसराय बनाता। ठीक है। It abolished hierarchy at the provincial level and introduced provincial autonomy। और ये क्या किया? डायरकी को खत्म कर दिया है। बेसिकली ये साइमन जो था ना, साइमन यहाँ से गया था, वो उसने ही कहा था कि आप डायरकी को इन लोगों को खत्म कर दो। बेसिकली नीचे में जो डायरकी था उसे खत्म कर दो बोल रहा था। क्यों? क्योंकि इन लोगों को थोड़ा सा खुश करना था, और थोड़ा सा और अपना पावर बनाए रखना। तो डायरकी को बोला कि आप खत्म कर दीजिए। जो प्रोविंसेस में डायरकी था ना पहले, प्रोविंसेस में क्या था? एक था ट्रांसफर्ड लिस्ट, और एक था, क्या था? रिजर्व लिस्ट। ट्रांसफर लिस्ट पे कौन कानून बनाएगा? इंडियन मिनिस्टर्स। और ये रिजर्व लिस्ट पे कौन कानून बनाएगा? ब्रिटिश ऑफिशियल्स कानून बनाएंगे। तो इसको हटा दो बोल रहा है, ये आप एकदम ऑटोनॉमी दे दो कि
ऑटोनॉमी दे दो इन लोग पे, इस पे अब सिर्फ इंडियन मिनिस्टर ही कानून बनाएंगे। अब इंडियन मिनिस्टर ही, इंडियंस के जो मिनिस्टर है, इंडियन मिनिस्टर्स जो है, उन लोग के हाथ में दे दो। अब इन लोग जो करना है इन लोग करेगा, सेंटर पे अपना पकड़ बनाए रखो। तो बोला ठीक है, सेंटर पे अपना पकड़ बनाए रखता है। दिस एबॉलिश द डायरेक्ट प्रोविंशियल लेवल, इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी दे दिया। अब अपना लेजिस्लेचर रहेगा, अपना कानून बनाएगा, अपना कल्चर के हिसाब से कानून बनाया जाएगा। ठीक है। गवर्नर वाज नाउ रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर। गवर्नर जो है वो अब इसके मिनिस्टर्स के एडवाइस पे काम करेगा, रेस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। बेसिकली प्रोविंशियल को पावर दिया गया, ऑटोनॉमी दिया गया। प्रोविंशियल जो इंडियन मिनिस्टर्स है, इंडियन मिनिस्टर्स को पावर मिल गया है। क्यों किया जा रहा है? बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा था ना, देख रहे थे इतना ज़्यादा साइमन गो बैक नारा दे रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है। फिर क्या है, दिस वाज इन्फोर्स्ड फ्रॉम 37 टू 39, 37 से 39 तक चला, उसके बाद ये खत्म हो गया, चला ही नहीं। ठीक है। डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंटर। डायरकी को बोला आप सेंटर पे इंट्रोड्यूस कीजिए, वो साइमन का ही बात था। डायरकी बोला आप सेंटर पे इंट्रोड्यूस कीजिए। क्यों किया जा रहा है? पहले तो था मतलब थोड़ा सा ढीला 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 किया जा रहा है। बेसिकली देखिए 1858 के बाद क्या हुआ, 1858 में जो 1857 में जो गुस्सा हुआ, उस टाइम से सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज ही हो रहा है। डिसेंट्रलाइज काम करो, थोड़ा सा 10 रुपया मांगेगा, 2 रुपया दे के भेज दो, ऐसा करके इन लोग काम कर रहा था। तो ऐसे ही किया गया। डायरेक्टली को बोला कि आप सेंटर पे इंट्रोड्यूस कीजिए। रिजर्व सब्जेक्ट डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर्स रिमेन विद द गवर्नर जनरल। इस पे अभी भी क्या बोल रहा है कि अब ब्रिटिश पार्लियामेंट अभी भी हम लोग का ही हाथ रहेगा, और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट होगा वो इंडियन मिनिस्टर्स के हाथ में दे देंगे। वो अभी भी, बिकॉज इन लोग मांग रहा था, इन लोग मेजोरिटी मांग रहा था, किसमें? एग्जीक्यूटिव में मांग रहा था मेजोरिटी। तो लेकिन इन लोग तो नहीं देना चाहता था, इन लोग चाहता था कि फुल पूर्ण स्वराज मांग रहा था। इन लोग को तो ये देने का मन नहीं था। फिर भी इसीलिए क्या करता है इन लोग, थोड़ा मोड़ा रिफॉर्म दे देता है और छोड़ देता है आगे, तुम लोग जो करना है करो। ठीक है बोल रहे हैं। बाइकैमरलिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड 6 आउट ऑफ 10 प्रोविंसेस। बाइकैमरलिज्म आ गया अब कहाँ पे? प्रोविंशियल लेवल पे जो बाइकैमरलिज्म था, 10 में से 6 प्रोविंस में आ गया था। बाइकैमरलिज्म मतलब क्या? लोकसभा और राज्यसभा जैसे होता है, सेम वही की चीज को आप याद कर लीजिए। लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से कुछ कानून बनना होगा, तो यहाँ भी पहले पास होगा, यहाँ भी पास होगा, फिर दोनों पास होने के बाद वो एक्ट बनेगा। ये चीज़ है बाइकैमरलिज्म। तो बंगाल में एस्टेब्लिश, बेसिकली बाइकैमरलिज्म बड़े बड़े जगह पे इंट्रोड्यूस किया गया। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, यूनाइटेड प्रोविंस एंड आसाम, विद सो मेनी रेस्ट्रिक्शन। लेकिन इस पे कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। मतलब जैसे कि अब हो सकता है कैसा रेस्ट्रिक्शन होगा, दोनों जगह मतलब बिल पास हो गया, फिर उसके साथ हो सकता है वायसराय का परमिशन लेना होगा, ऐसा कुछ होगा। लिखा तो नहीं गया है इसमें। आगे देखते हैं। इज रिजर्व द सर्टेन नंबर ऑफ जनरल सीट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लास। ये क्यों किया गया? ये बेसिकली किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि हमको जनरल सीट्स में, जो पूना पैक्ट में जो बात हुआ था, ये महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर का, इसीलिए ये चीज किया गया। डिप्रेस्ड क्लास को जनरल सीट्स में रिजर्वेशन दे दिया गया। इट ऑल्सो एक्सटेंडेड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन एंड लेबर, और वुमेन एंड लेबर भी ये चीज को दिया गया। अच्छा अच्छा काम किया जा रहा है थोड़ा थोड़ा, तो इन लोग खुश रहे, बस इन लोग खुश रहे। ठीक है, और क्या? द काउंसिल 1858 ऑफ इंडिया वाज एबोलिश्ड एंड इंस्टेड एडवाइजर फॉर द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज अपॉइंटेड। इसके लिए आपको याद होगा, मैंने कल कहा था 1858 में क्या बना था? एसओएस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट प्लस 15 मेंबर्स। 15 मेंबर्स क्या कर रहे थे? 15 मेंबर्स काम कर रहे थे इसको हेल्प करने का, इसको असिस्ट करने का। तो ये क्या बोल रहा है कि अब ये चीज खत्म, ये काउंसिल खत्म। काउंसिल खत्म करके क्या बोल रहे हैं? अब ये नहीं, अब एक एडवाइजरी बॉडी बना दो एक को। बेसिकली कुछ नहीं है, वही थोड़ा सा ही सेम ही है। एडवाइजरी बॉडी भी वही काम करता था, मतलब ये असिस्ट करने का ही काम करता था, इसको भी असिस्ट ही करेगा। एडवाइजरी बॉडी में बस काम ये हो गया कि अब आदमी कम हो जाएंगे, आई थिंक 6 to 8 आदमी है। ठीक है, एडवाइजरी बॉडी बना दिया गया। अब आगे, फ्रेंचाइजी वेयर एक्सपेंडेड वाज एक्सपेंडेड। बेसिकली जो इलेक्शन 1919 में आया था उस टाइम पे कम था, थोड़ा सा लिमिटेड था। अब कितना हो गया? अब 14% कर दिया गया। 14% ये वोट दे सकते हैं। इसमें भी अभी भी फिर भी लिमिटेड ही था, लेकिन किस किस चीज़ पे आप वोट दे सकते थे? प्रॉपर्टी जिसका हो, अच्छा खासा टैक्स जो भरता हो, एजुकेशन क्राइटेरिया भी कुछ हो। बेसिकली आप ग्रेजुएटेड हो या फिर 10th पास हो, तो उन लोग को आप, मतलब उन लोग वोट दे सकता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद क्या? The RBI, Reserve Bank of India, was established at the central bank of the country. Thus regulations were formed for this. तो इन लोगों ने ये एक बैंक का भी निर्माण करने का बात किया था। तो इसीलिए इन लोगों ने जो 1935 का एक्ट आया था, 1935 का एक्ट आया, तो उसमें ये रेगुलेशंस डाल दिए कि आप अगर रूल्स, ये
आप बैंक बनाएंगे तो आपको क्या क्या चीज़ करना है, क्या क्या नहीं करना है, वो सब चीज़ बता दिया था। इसके लिए भी अलग से रूल बना दिया था। ठीक है, आगे क्या है? फेडरल एंड प्रोविंशियल सर्विस कमीशन वेयर क्रिएटेड फॉर रिक्रूटमेंट एंड पर्सनल मैनेजमेंट। तो ये क्या बोल रहा है कि जो पहले यूपीएससी आया था, यूपीएससी 1919 में दिया गया था ना, लेकिन इससे तो बहुत ज़्यादा फिर नाखुश हुआ, इतना सारा कुछ हुआ, तो अब बोला कि अब स्टेट पीसीएससी भी आएगा, पीएससी भी आएगा, जैसे कि बीपीएससी आ गया, जेपीएससी आ गया, फिर एम यूपीपीएससी आ गया, ऐसे करके सारा चीज़ लाया जाएगा। और ये और क्या क्रिएटेड फेडरल एंड प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशंस वे क्रिएटेड फॉर रिक्रूटमेंट एंड पर्सनल मैनेजमेंट। तो ये बेसिकली जो ऑफिसर्स लोग को ये करने के लिए, ज्वाइन करवाने के लिए ये सब चीज़ बनाया गया। ये सब कमीशन मेरिट लिस्ट पे निकलेगा इन लोग का नाम, फिर एग्जाम देगा, मतलब हाँ एग्जाम देगा, मेरिट लिस्ट पे निकलेगा। बस वही है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर प्रोविंसेस। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी लाएगा, बेसिकली जैसे कि हरियाणा और पंजाब आज के टाइम में। हरियाणा और पंजाब का क्या है, हरियाणा और पंजाब का दोनों का एक ही कैपिटल है, तो ऐसे ही करके मतलब इन लोग के लिए एक ही हाई कोर्ट भी है। तो इन लोग क्या करेगा, इन लोग का ऐसे जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना देगा, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, आगे देखते हैं फिर क्या है। A federal court was established in 1937 to adjudicate disputes between provinces and interpret the constitution। एक फेडरल कोर्ट बनाया गया। फेडरल कोर्ट क्यों बनाया गया? बेसिकली अभी हम लोगों 1935 का एक्ट में क्या दिया गया था, 1935 का एक्ट में ऑटोनॉमी मिल गया था ना सारे प्रोविंसेस को, ऑटोनॉमी मिल गया था। कोई ऐसा एक्ट ना बना दे जिससे कि दूसरों को नुकसान हो, तो इसीलिए क्या बनाया जाएगा, एक बनाया गया फेडरल कोर्ट। बेसिकली ये क्या काम करेगा, फेडरल कोर्ट काम करेगा, दो को जो स्टेट है उसके बीच में अगर कुछ डिस्प्यूट हुआ तो उसको वो ठीक करेगा, तुम लोग गलत है वो हम डिसाइड करेंगे, इसके लिए बनाया गया था। ठीक है। बर्मा वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया एंड गिवन ए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली बर्मा को मांग कर रहे थे कि उन लोग बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट कल्चर था, अलग ही कल्चर था, इंडिया से काफ़ी ज़्यादा अलग कल्चर है। हालांकि इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे ये जगह हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब डाइवर्स कल्चर है। इंडिया तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी इन यूनिटी ऐसे करके बात होता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। लेकिन इन लोगों ने मांग किया कि हम लोग को एक अलग चाहिए, तो इन लोगों को बोला ठीक है हम लोग दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर बर्मा को एक अलग कंट्री ही बना दिया, बन गया, एज दे है फुल्ली डिफरेंट कल्चर्स। फिर क्या, सिंध वाज कार्व्ड आउट ऑफ बॉम्बे। सिंध को ये बॉम्बे से अलग कर दिया। ये किसका मांग था, ये मुस्लिम लीग का मांग था, सिंध को अलग कीजिए बोल रहा है, इसमें भी अलग कल्चर है। फिर क्या, उड़ीसा वाज सेपरेटेड फ्रॉम बिहार। उड़ीसा को भी बिहार से सेपरेट किया गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आदिवासी थे, एसटी एससी बहुत ज़्यादा थे। इन लोग को भी बोला कि हम लोग को भी अलग करना है, हम लोग को भी अलग कर दीजिए, तो 1935 का एक्ट में इसे भी अलग कर दिया गया, क्यों? एज दे हैव फुल्ली डिफरेंट कल्चर्स। ठीक है। इट प्रोवाइडेड फॉर द सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। इसमें ये वाला एक्ट में ये भी जोड़ा गया था कि कोई भी माइनॉरिटीज होगा उन लोग को सेफ गार्ड किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा, कोई भी तरीके से हानि नहीं पहुंचाया जाएगा, इसका भी बात किया गया था। ठीक है। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल रेलवे अथॉरिटी टू लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेलवेज। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से करने के लिए रेलवे का, रेलवे अच्छे से चल पाए इसके लिए फेडरल रेलवे अथॉरिटी भी बनाया गया। फेडरल रेलवे अथॉरिटी का मतलब अब एक बेसिकली आप ऐसे सोचिए ना, एक डिपार्टमेंट बना दिया गया ताकि अच्छे से जो कॉपरेशन हो वो अच्छे से हो पाए। ठीक है। फिर क्या, it provided for the appointment of auditor general to audit the accounts of federation and the province। तो इन लोगों ने और क्या किया, और ये बोल रहा है कि अब सीएजी भी ये बनाया गया। सीएजी क्या काम करेगा, सीएजी क्या काम करेगा, जितना भी प्रोविंसेस है उन लोग का जो बजट है उन लोग का सब सब कुछ का जांच करेगा, कहाँ क्या दिक्कत है कहाँ नहीं हो रहा है। बेसिकली ये क्यों बनाया जा रहा है, इन लोग इंडिया वाले लोग मांग कर रहे थे, इंडियन लीडर्स मांग कर रहे थे सेंट्रल पे मेजोरिटी, सेंट्रल पे हम लोग का होना चाहिए पूर्ण स्वराज, तुम लोग निकल जाओ यहाँ से, तुम लोग निकल जाओ, बेदखल हो जाओ यहाँ से। तो इन लोग बोला कि नहीं हम बेदखल तो नहीं होंगे। वही 10 रुपया मांगता है 2 रुपया देता है, तो इसीलिए बोला कि अब इतना दे दे रहे हैं खुश तो हो जाओ, इतना दे रहे हैं खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, ऐसा मत करो, खुश हो जाओ। तो बोले नहीं आप लोग निकल जाए, लेकिन उन लोग भी जिद्दी था, निकलता नहीं है। कुछ कुछ देके मतलब बहला फुसला के खत्म कर देता है। जैसे कि इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज को सेफगार्ड किया गया, जिससे कि मुस्लिम लोग खुश हो गए, मुस्लिम लोग खुश हो गए, कौन और कौन खुश होगा, अम्बेडकर जी खुश हो गए। ऐसे करके फिर प्रोविंसेस में अपना अपना मूवमेंट दिया, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस खुश हो गया। बस और क्या चाहिए। ठीक है। अब 1947 वाला एक्ट है, लास्ट एक्ट है ये, हम लोग देख लेते हैं, बस यही बात बचा हुआ है। इसमें काफ़ी ये का थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि ये थोड़ा बड़ा भी है। तो ये है क्या, ऑन 20 फरवरी 1947
Clement Attlee declared that the British will take up his rule by 30 June 1948 and their own leaders will govern it. Basically ये कह रहा है कि 20 फरवरी 1947 को ये बोल रहा है क्लीमेंट एटली, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, उन लोगों ने उसने कहा कि हम लोग आज से 1.5 साल बाद मतलब कि 30 जून 1948 को यहाँ इंडिया हम लोग इंडिया को आज़ाद कर देंगे, छोड़ देंगे। तो इससे इंडिया वाले लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते, खुश नहीं होते, गुस्सा हो जाते। क्यों? क्योंकि इन लोग बोल रहे 1.5 साल इतना लेट क्यों करेगा, तुम लोग इतना लेट क्यों करेगा, क्यों करेगा। और एक चीज हमको पूछना है आप लोग से, पूछना नहीं मैं अभी बताऊंगा। ये इन लोग ऐसा ये मतलब डिक्लेयर कैसे किया, इन लोग इतना जिद्दी था कभी अपन लोग, अब इन लोग इतना मतलब आजादी मतलब देने का सोचा ही नहीं था, लेकिन इन लोग अब आजादी क्यों दे रहा है, कुछ तो हुआ होगा। तो उसको हम लोग देखेंगे नीचे, तो इसके पहले थोड़ा सा और लिखा हुआ है, वो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। दिस अनाउंसमेंट एजिटेटेड मुस्लिम लीग, इससे मुस्लिम लीग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। मुस्लिम लीग बेसिकली गुस्सा होते हैं क्योंकि उन लोग का रट लगाया हुआ था कि हम लोग को पार्टीशन चाहिए, पार्टीशन 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 पार्टीशन, पहले आप हम लोग को अलग कर दो, उसके बाद जो आज़ाद करना है करना, मतलब नहीं तो फिर इन लोग अगर ये गद्दी में आ गया तो इन लोग को हम लोग को तो खत्म कर देगा, मतलब ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस दूसरे लीडर्स वो सब खत्म कर देंगे। Because they want partisan. Due to this, the British government cleared that this is their own choice if any provinces don't want to apply the constitution made by Constitution Assembly. तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या है इसके बारे में तो मैं नेक्स्ट नेक्स्ट बॉडी में बताऊंगा। ये आप अभी के लिए एक पार्लियामेंट ही सोच लीजिए। ये बोला गया जब ऐसा वो उतना ज्यादा गुस्सा दिखाया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट फिर से एक क्लियर चीज फिर से आया सामने और बोला कि हाँ सुनो, तुम अच्छे से बात सुना नहीं तुम लोग। बेसिकली मैंने कहा कि ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद सबका अपना चॉइस होगा, जितना भी जो टेरिटरी है उसका अपना चॉइस होगा कि वो रहना चाहता है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाएगा वो लेना चाहता है या फिर नहीं लेना चाहता है, मतलब उसको अडॉप्ट उसके साथ रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता, वो अपना चॉइस है। अगर वो चाहेगा कि वो अलग से रहेगा तो वो अलग से रह सकता है। बोला अब तो पूरा ये खुश हो जाएगा, तो खुश हो गया तो अब इन लोग दुख हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। ये क्या नाम है ये महात्मा गांधी ने काफी अपोज किया लेकिन इन लोग बात माने ही नहीं। इन लोग बोले नहीं हमको तो चाहिए ही चाहिए, जिंदा है जिंदा, पार्टीशन कराने बोल रहा है। तो बोला ठीक है। उसी दिन जब वो डिक्लेयर किया तो उसी दिन ये लॉर्ड माउंटबेटन बोला, एक ये हल जोतने वाला आदमी को बुलाया, बोला कि ये सुनो, तुम कश्मीर से हल जोतो, कहाँ तक हल जोतना है? एकदम सीधा आंख मूंद के चलते जाना, कहाँ चल जाना, अराबियन सी तक। आप उसका नाम बताइए कि हम किसका बात कर रहे हैं। और वो लकीर खींच देता है, ऐसे करके हल जोत के लकीर खींच देता है। पुट फॉर द पार्टीशन प्लान, उसने क्या किया अपना ये लॉर्ड माउंटबेटन 3 जून को ही यहाँ पे मुस्लिम लीग को बोले कि आप लोग का सबका अपना चॉइस है कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। और उसी दिन वो क्या बोला, ये माउंटबेटन प्लान लेके आ गया, AKA मतलब ऑल्सो नोन एज माउंटबेटन प्लान। दिस प्लान वाज एक्सेप्टेड बाय बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, ये प्लान दोनों ही एक्सेप्ट किया, मजबूरी था, दोनों ने एक्सेप्ट किया। ठीक है, बट व्हाट इज द बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड क्या है इसके पीछे, मतलब इतना सब कुछ हो गया 1947 में, इधर पार्टीशन हो रहा है, लेकिन इसका बैकग्राउंड क्या है, पीछे क्या है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखो क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट हो गया था। इंटेंसिफाइड नेशन वाइड सिविल डिसोबीडियंस, नेशन वाइड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, मतलब पूरा नेशन पूरा इंडिया में चल रहा था, कोई इंडिया ये ब्रिटिश कानून को नहीं मानेगा। एंड फोर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज द राज व अनस्टेबल, और ये फोर्स कर रहा था कि तुम लोग को पता चल जाना चाहिए, तुम लोग को अभी तक समझ जाना चाहिए कि आप तुम लोग का काम नहीं चलने वाला, अनसस्टेनेबल है। फिर इसके पहले भी और कुछ हुआ था, ये बेसिकली ये फोटो मेरे को पहले देना चाहिए, तो और इसके बारे में मैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में फिर से बताऊंगा। अभी भी मैं इसको थोड़ा सा हल्के में लेके बता रहा हूँ। बेसिकली क्या होता है कि वर्ल्ड 2 स्टार्ट हो जाता है, तो वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट होता है तो और उधर तो ये वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट होता है। एक तरफ ब्रिटेन, ब्रिटेन वाला पूरा ग्रुप था और एक तरफ था जर्मनी जापान वो सब। तो जापान क्या था, जापान और ब्रिटेन एक दूसरे के अगेंस्ट थे और जापान उधर से कब्जा किए जा रहा था, किए जा रहा था, किए जा रहा था। तो वो मलेशिया इंडोनेशिया पहुंच चुका था और उसका बारी था कि अब वो इंडिया पे कब्जा करने वाला था। ये चीज देख के ना वो डर गए। कौन डर गया? ब्रिटेन वाले डर गए कि ये यहाँ पे तो हम लोग के इतना सारा ट्रूप्स है और ये अगर हम लोग इंडिया के साथ अच्छा दोस्ती नहीं बनाएंगे तो हो सकता है कि उन लोग आके उन लोग के साथ दोस्ती बनाए और फिर ये कर ले, इंडिया को भी अपना कब्जा बना ले और हम लोग का हाथ से निकल जाएगा। ये ब्रिटेन ऐसा सोच रहा था, इंडिया हम लोग के हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए क्या होता है, एक क्रिप्स मिशन लेके आता है। क्रिप्स मिशन लेके आता है, रुको यार। हाँ, तो मैं क्रिप्स मिशन का बात कर रहा था। तो इन लोग जापान का डर था कि जापान यहाँ पे इंडिया पे कॉलोनाइज कर देगा तो और हम लोग के हाथ से चला जाएगा, ऐसा ब्रिटेन सोच रहा था। तो इसीलिए उन लोगों ने बोला कि अब इंडिया के लोगों को अपने तरफ करना होगा।
इसीलिए उन लोग क्या करता है कि एक प्लान लेके आता है जो इन लोग मांग कर रहा था, बहुत सारा चीज़ मांग कर रहा था। तो जैसे कि उन लोग अभी तो लेकिन बहुत लेट हो चुका था, उन लोग बहुत पहले से डोमिनेंट स्टेटस का मांग करता था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मांग कर रहा था। तो ये एक मांग लेके आता है, तो बोलता है सुनिए, आप लोग बस हम लोग का वर्ल्ड वॉर टू में साथ दीजिए, हम आप लोग का सारा मनोकामना पूरा करेंगे। बोला क्या क्या मनोकामना पूरा करेगा, तो इसमें बात किया आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना देंगे। और बोल रहा है कि दोनों जो अभी अभी जो ये है ना, जो टेरिटरी जो बटा हुआ है, जो ऐसा 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 बेसिकली ऐसे करके ये इंडिया है, इसमें जो बटा हुआ है बेसिकली, अभी इंडिया में पार्टीशन हुआ नहीं था। पार्टीशन हुआ नहीं था तो मतलब अभी पाकिस्तान बना नहीं था, तो इसका ये नहीं बनेगा। जो जो अभी है उन लोगों का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन दे देंगे। इससे देखो, जिन्ना तो नाखुश हो जाता है, क्योंकि जिन्ना बोलता है कि इससे तो मेरा दिक्कत हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगा बोलता है, तो इससे तो सब कुछ होता है। लेकिन ये जो डोमिनियन स्टेटस है, डोमिनियन स्टेटस से कुछ नहीं होता। क्यों अभी? क्योंकि जो 1920 वाला बात था, वो ये तो पहले का मांग था। 1929 में तो ये पूर्ण स्वराज का मांग कर दिया था। तो ये पूर्ण स्वराज का मांग कर रहा है, और अभी इन लोग डोमिनेंस स्टेटस दे रहा है, ये भी चीज नाखुश हुआ। और बेसिकली ये सब चीज कब पूरा करेंगे बोल रहे हैं, जब हम लोग का वॉर खत्म हो जाएगा तब बोल रहा है ये तो पोस्ट डेटेड चाहिए, ये तो फिर फालतू है, ये मोदी जी, महात्मा गांधी जी ने ऐसा कहा। तो बोला इसको हम लोग नहीं मानेंगे, तुम लोग भागो। तो ये फेल हो गया। ठीक है, इसके बारे में बताया। बट ये ऑल दिस आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू which became doubtful for Indian leaders and thus rejected एंड मैनी, बहुत सारे उसके साथ साथ और रीजन्स था। तो इसे इसे कोई भी लीडर्स ने अपनाया ही नहीं, सब ये कर गए। तो ये इससे क्या हुआ, बोला कि देखो अब इतना कुछ हो रहा है यहाँ, वर्ल्ड वर्ल्ड वार भी हो रहा है, और इन लोग आए हैं, इन लोग तड़प रहे हैं, अब इन लोग का मतलब हथौड़ा गर्म है, नहीं, लोहा गरम है, मार दे हथौड़ा, ऐसा वाला सिचुएशन हो गया था। तो ये गांधी जी बोला लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा। तो इसीलिए क्या बोला, क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। इससे पहले भी बहुत सारा चीज स्टार्ट किया है, वो आप मॉडर्न इंडिया में पढ़ लेना। जैसे कि ये इंडिविजुअल सत्याग्रह, और उसके पहले विलिंगटन के टाइम अगस्त ऑफर आया था, उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये हालांकि आप ये जान के रखिए, ये क्वाइट इंडिया मूवमेंट थोड़ा बड़ा है। ये चला था क्वाइट इंडिया मूवमेंट में, काफी बड़ा, बहुत पूरा इंडिया लेवल पे ये चीज हुआ था। क्वाइट इंडिया मूवमेंट में ये सब चीज हुआ था। जैसे क्या क्या हुआ था, दिल्ली चलो आंदोलन किया गया था, करो और मरो किया गया था, ये सब किया गया, जिससे कि मतलब उन लोग को बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जा रहा था। तो ये तो हुआ ब्रिटिश इंडिया मूवमेंट, सॉरी ब्रिटिश इंडिया मूवमेंट, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, ये सब कुछ हुआ। फिर उसके साथ और क्या, उसके साथ साथ ये सब तो क्वाइट इंडिया मूवमेंट चल ही रहा था। उसके साथ साथ जो ये है, ये सुभाष चंद्र बोस जो अपना उधर काम कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस ने पहले जर्मनी गया था, वो उसके बाद जर्मनी में उसको थोड़ा सफलता नहीं मिला, मतलब थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं हुआ वो, आप मॉडर्न नेम पढ़ लेना। फिर वो जापान चले गए, जापान में अपना ये आर्मी बना दिया। बेसिकली वो आर्मी जो इंडियन आर्मी जो बनाया था, वो प्रिजनर्स थे जो ब्रिटिश ये जापान लोगों ने कैद करके रखा था। जो ब्रिटिश और जापान का जब वॉर हो रहा था, जो उसमें इंडियंस थे, इंडियंस को कैद करके रखा था, वो इंडियंस को मिलके तो उसको छुड़वाया। और उसको छुड़वाया नहीं, मतलब बेसिकली जापान के लोगों से, जापान के लीडर से बात किया, और उसके बाद बोला कि हम आपके साथ रहेंगे, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो इसीलिए अब इसने अपना आर्मी बना दिया, बोला कि हम लोग ब्रिटेन के खिलाफ लड़ेंगे। तो इससे भी बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो ये सब चीज़ और रीजन है कि अब नहीं सकेंगे इन लोग, मतलब इंडिया बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। इससे क्या पता चल रहा है कि अब इंडिया में रहना मुमकिन नहीं है। और वर्ल्ड वार टू के बाद क्या हो रहा है, ब्रिटेन का इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका था। मतलब ब्रिटेन वाज इकोनॉमिकली सेटल्ड, एकदम फालतू मस्त, मतलब बस खड़ा था और कुछ नहीं। वो फेसिंग माउंटिंग इंटरनेशनल प्रेशर डिकोलोनाइज, बहुत ज़्यादा ये प्रेशर भी मिल रहा था इसको बाहर से कि आप इंडिया को डिकोलोनाइज कर दो। देख लो कैसा डाउन चला गया है, बहुत ज़्यादा डाउन चला गया था, ये भी है। फिर उसके बाद क्या, द 1946 इलेक्शन रिजल्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डोमिनेटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग डिमांडेड ए सेपरेट पाकिस्तान। अब खत्म हो गया। अब ये इन लोगों ये जो 1948 का फीचर्स है, वो क्यों मतलब वो फीचर्स क्यों क्यों, जैसे कि फीचर्स में वो पार्टीशन भी था, पार्टीशन, ये चीज़ क्यों दिया गया, इसके बारे में बात हो रहा है कि इन लोगों ने डिमांड किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, डिमांड किया था, डोमिनेटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग डिमांडेड सेपरेट पाकिस्तान। तो सेपरेट पाकिस्तान का मांग किया था। तो ये चीज़ भी 1948 एक्ट में दिया जाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, माउंट बेटन प्लान एक्ट लाया जाता है, फॉर्मली नॉन एज पार्टीशन, वाज आल्सो एक्सेप्टेड बाय मेजर पॉलिटिकल पार्टीज। तो बड़े बड़े पार्टीज लोगों ने एक्सेप्ट किया, ठीक है आप लोग अपना पार्टीशन कीजिए। द ब्रिटिश पार्लियामेंट इनेक्टेड दिस लॉ टू गिव लीगल इफेक्ट टू द पार्टीशन एंड ट्रांसफर ऑफ दिस पावर। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसके लिए एक लॉ बना दिया, और पावर को ट्रांसफर कर दिया, लीगल कर दिया कि अब आप ये कर सकते हैं, मतलब पावर को ट्रांसफर कर सकते हैं। 80-20 का रूल बनाएगा। 80-20 मतलब 20% सारा रिसोर्सेज किसके पास जाएगा, पाकिस्तान के पास।
और इंडिया के पास कितना आएगा, 80%। ऐसे करके किया गया सब कुछ। ठीक है। हाँ, अब इसका फीचर्स क्या क्या है देख लेते हैं, इसके पीछे का बैकग्राउंड तो देख लिए। तो फीचर्स क्या है, दिस एक्ट इंडियड ब्रिटिश रूल इन 15 अगस्त 1947 ग्रांटिंग फुल इंडिपेंडेंस टू इंडिया एंड पाकिस्तान एज टू डोमिनियन। एक्ट मतलब पूरा तरीके से क्लियर कर दिया कि 15 अगस्त में क्या हो रहा है कि ब्रिटिश रूल खत्म हो रहा है और दोनों देश, दोनों अपना डोमिनियन है, मतलब दोनों का अपना इंडिपेंडेंस चुका है। इंडिया एंड पाकिस्तान वेर डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट्स। इन लोग को सोवरेन स्टेट्स घोषित कर दिया गया, मतलब बेसिकली जो बाहर से, सोवरेन मतलब क्या होता है, जो बाहर से कोई भी डिपेंडेंट ना हो। जैसे अभी उतना दिन तक ब्रिटिश से डिपेंडेंट था ना, वो चीज़ नहीं, अब सोवरेन स्टेट्स बना दिया गया, फ्री टू फॉर्म देयर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। उन लोग को अपना फ्री कर दिया कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। बेसिकली ये इतना क्यों हो रहा है, बेसिकली ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके पास पैसा ही नहीं था, इंडिया मतलब ब्रिटिश ब्रिटिश के पास पैसा ही नहीं बचा था रूल करने का। उन लोग खत्म हो चुका था तरीके से, हर तरफ से खत्म हो चुका था, इसीलिए अब इन लोगों को मजबूरन, इतना जिद्दी था देखो, छोड़ ही नहीं रहा था, छोड़ ही नहीं रहा था, लेकिन लास्ट में इनको छोड़ना ही पड़ता है। तो ये अपना बोला कि आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। इट गेव द राइट टू सीकेट फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ग्रुप क्या है इसके बारे में भी मैं बता दे रहा हूँ। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ग्रुप ऐसा ग्रुप है ना जिसमें जो जो कॉलोनाइज कंट्री थे ना, ब्रिटिश के कॉलोनाइज कंट्री, कॉलोनाइज बनाए गए थे, ब्रिटिश के अंडर जो थे डिपेंडेंट थे, उन लोग का एक ग्रुप होता था उसमें, मतलब बेसिकली एक मान लो एक व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ, और इसमें कौन कौन है, इसके किसको किसको ऐड करके रखा है, इस पे ऐड करके रखा है जो भी इसका मतलब गुलाम है उस सबको ऐड करके रखा है, बस यही है और कुछ नहीं है। तो ये बोल दिया कि आप लोग अगर चाहें तो आप लोग निकल सकते हैं, बेसिकली आप राइट टू सीक्रेट निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द ऑफिस ऑफ वायसराय वाज रिप्लेस्ड बाय गवर्नर जनरल। बेसिकली आप बोलेंगे कि अब ये सब चीज़ का क्या जरूरत है, ये सब चीज़ भी हट जाना चाहिए था, नहीं। जब तक इन लोग का अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा ये सब चीज़ का जरूरत है, तो इसीलिए थोड़ा बोला कि थोड़ा सा मतलब हम लोग थोड़ा हेल्प कर देंगे, इसीलिए बोला। पहले तो वायसराय को नाम को चेंज किया गया, ये ऐसा ही है, एक्स्ट्रा चीज़ है, वायसराय का नाम चेंज करके गवर्नर जनरल रखा गया। अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश किंग। ब्रिटिश किंग ने अपॉइंट किया था ऑन द एडवाइस ऑफ डोमिनियन कैबिनेट। डोमिनियन कैबिनेट का मतलब उन लोगों का कैबिनेट में बात करके किसको रखना चाहिए किसको नहीं रखना चाहिए। ब्रिटिश विल हैव नो रेस्पॉन्सिबिलिटी टू इंडिया एंड पाकिस्तान। और ब्रिटिश का अभी इंडिया से कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन मतलब इन लोग गवर्नर जनरल बनाया, लेकिन ब्रिटिश का कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। इन लोग अपना कानून खुद बनाएगा, जब तक कानून नहीं बनेगा वो कौन सा चलेगा, 1938-35 वाला चलता है। ईच डोमिनियन वाज empowered टू क्रिएट इट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। दोनों डोमिनियन, कौन सा डोमिनियन, पाकिस्तान और इंडिया दोनों को पावर दे दिया था कि आप लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाओ ताकि आप अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन बना सको। द लेड मेड द लॉ मेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट नो लॉन्गर अप्लाइड। और जो अभी जो इस जो मतलब लॉ बनेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो इंडिया में नहीं अप्लाई होगा, इससे पहले होता था। It empowered the constitution assemblies of both to legislate till then the new constitution was drafted and enforced। ये बोला कि it empowered the constitution assembly of both। जब तक ये नहीं बनेगा, क्या नहीं बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा, तब तक कौन कैसे रूल, तब तक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ही सब कुछ बनाएगा, मतलब रूल करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू लेजिस्लेट, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ही पूरा देश को चलाएगा जब तक कानून नहीं बनेगा। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मतलब क्या होता है, रूल ऑफ लॉ मतलब होता है कि अब एक बुक है और बुक में जो जो लिखा गया है उस हिसाब से रूल होगा। तो ये जब तक नहीं बनेगा तब तक वो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो जो जो बोलेगी वो उसी हिसाब से काम होगा। ठीक है। दिस डोमिनियन कैन रूल अंडर 1935 एक्ट अंटिल न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वेयर फ्रेम। जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता उन लोग 1935 वाला एक्ट जो है जो बनाया गया था उस हिसाब से अपना ये कर सकते हैं, मतलब देश चला सकते हैं। ठीक है। नो एक्ट्स ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट विल बी पास्ड आफ्टर 15 अगस्त 1947 अनलेस इट वाज टोल्ड बाय देम। के लिए सिंपल सा बात है कि ये बोल रहा है कि 15 अगस्त को इन लोग राज खत्म हो गया, ब्रिटिश रूल खत्म हो गया, फिर भी अगर कोई चाहता है कि नहीं आप मेरे लिए ये एक्ट बना दो, एक्ट बना दो, जैसे कि अभी भी ये वाला चीज सिस्टम है, कोई स्टेट बोलता है कि आप मेरे लिए ये वाला एक्ट बना दो, ये फॉरेस्ट से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ऐसा भी अभी भी होता है, सेंटर को बोलता है। तो वैसे ही ये चीज बोला जा रहा है कि अगर कोई बोलेगा कि हमको ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये वाला चीज के लिए एक्ट बना दो तो वो बना देगा। ठीक है। The princely states were given the option to join India or Pakistan or remain independent. Almost most joined the one of the two dominion। ये बोल रहा है कि प्रिंसली स्टेट्स लोग को पावर दिया गया था, प्रिंसली जिसमें राजा थे उन लोगों को पावर दिया गया था कि आपको मन है तो आप इंडिया ज्वाइन कीजिए, आपको मन है तो आप पाकिस्तान ज्वाइन कीजिए, और आपको अगर मन नहीं है कहीं ज्वाइन करने का तो आप इंडिपेंडेंट रहिए। तो कई लोग जो दिमाग वाले थे उन लोग ज्वाइन हो जाते हैं, कई लोग थोड़ा सा थोड़ा
बकलोल होते हैं तो उन लोग ज्वाइन नहीं करते, उन लोग सोचता है कि ज्वाइन करेंगे उन लोगों का सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन उन लोग ये नहीं सोचता है कि बाहर से अटैक भी तो हो सकता है। तो ऐसा करके बहुत सारे लोग बकलोली गिरी किए हैं, ये आप बताइएगा और मैं आगे वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा कि कौन कौन ऐसा ये था, स्टेट्स थे जो ऐसा थोड़ा सा बकलोलीगिरी किया था। ठीक है। Government of India Act 1935 was to serve as an interim constitution until a new constitution was until a new constitution came into force। तो बोल रहा है जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आएगा तब तक 1935 वाला जो एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वही एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन जैसा काम करेगा बेसिकली, जो हम लोग पहले पढ़े। द ब्रिटिश पार्लियामेंट रिनाउंस्ड ऑल सॉवरेनिटी ओवर इंडिया एंडिंग द लीगल अथॉरिटी ऑफ द क्राउन एंड पार्लियामेंट। बेसिकली कह रहा है कि ब्रिटिश वही चीज कह रहा है और कुछ नहीं, ब्रिटिश क्राउन ब्रिटिश पार्लियामेंट का इंडिया से अब कोई ये नहीं रहेगा, सब अलग हो गया। इंडिया को पूरा सॉवरेनिटी दे दिया, अब अपना तुम लोग कानून अपना सब कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज एबोलिश्ड। अब SOS वाला जो पोस्ट था वो खत्म हो गया, तो बोल रहे हैं अब इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये हट गया। एंड ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वर सेवर्ड, मतलब वो सारा जो कंट्रोल है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, वो बांट दिया गया। ठीक है। इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एक गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये बेसिकली आप सोचेंगे अब ये क्यों बनाया गया, ये बनाया गया इसलिए कि जब तक उन लोग का अपना नहीं बन जाता, मतलब देश नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता, तब तक इन लोग हेल्प करेगा, क्या करेगा, हेल्प करेगा देश को चलाने में। ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन बने इसका ये पहला गवर्नर। ठीक है। ही सोर इन जवाहरलाल नेहरू एज द प्राइम मिनिस्टर, उन्हीं ने क्या कराया, शपथ दिलाया प्राइम मिनिस्टर का, जवाहरलाल नेहरू को। द ब्रिटिश पार्लियामेंट मोनार्क सीज टू होल्ड द टाइटल एम्परर ऑफ इंडिया। बेसिकली जो ये टाइटल इसके पास था, ये ब्रिटिश मोनार्क के पास, एम्परर ऑफ इंडिया, वो टाइटल को सीज कर दिया, मतलब अब खत्म। इट डिप्राइव्ड द राइट टू वीटो पावर, ये वीटो पावर खत्म कर दिया, हटा दिया गया। ठीक है। बट दिस राइट वाज रिजर्व फॉर द गवर्नर जनरल, ये गवर्नर जनरल के पास रखा गया, गवर्नर जनरल के पास ये वीटो पावर दिया गया है। तो गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर क्यों दिया गया है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक। मुझे रीजन है इसके पीछे। ही हैड फुल एसेंट टू एनी बिल, वो कोई भी बिल के मतलब में वीटो लगा सकता है। Civil servants and military officers employed under the crown before 15 August 1947 were retained temporarily under the Dominion government until replaced। ये बोल रहा है जो 15 अगस्त से पहले जो लोग सिविल सर्वेंट में ज्वाइन किए हैं, जो पर्सनल में है ज्वाइन किए हैं, उन लोग और मतलब और जो मिलिट्री ऑफिसर्स है वो लोग भी, उन लोग अपना ये करेंगे, अपना जॉब करते रहेंगे, उन लोग का जॉब छीना नहीं जाएगा जब तक इंडिया ये नहीं करेगा, इंडिया उसको निकालेगा नहीं, रिप्लेस नहीं करेगा, तब तक उन लोग काम करते रहेगा। बेसिकली इस तरीके से इंडिया के लिए भी अच्छा था। देखो यार, हाँ तो सिविल सर्वेंट्स और जो मिलिट्री पावर है, उन लोग बोला कि आप लोग रह सकते हैं, जो भी आप लोग 15 अगस्त से पहले ज्वाइन किए हैं। बेसिकली इससे क्या होगा कि इंडिया में जो ऐसे अचानक से अगर सब कुछ छोड़ देगा तो कोई भी तो बाहर का कंट्री अटैक कर सकता है, इसीलिए ये चीज़ को रखा गया। दे कैन एंजॉय ऑल द बेनिफिट्स, वो लोग अपना सारा बेनिफिट्स मतलब सारा पावर को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म्ड इन 1946 बिकम पार्लियामेंट, और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना था 1946 में, वही बाद में पार्लियामेंट बन गया। तो ये भी हो गया, पार्लियामेंट भी बन गया। अब खत्म। चीयर्स कीजिए अच्छे से। आप आपके लिए मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा, आई थिंक मैं इसी में लेके आता, लेकिन मेरे पास मतलब टाइम नहीं बचा तो मैं ले नहीं पाया। और ठीक है, आप इंजॉय कीजिए, मैं नेक्स्ट सेशन लेके आऊँगा। ऑल द बेस्ट। और कुछ अगर दिक्कत हुआ होगा आप मुझे बताइएगा। मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था तो इसीलिए मैं थोड़ा सा थोड़ा लैग कर रहा था। ठीक है। बाय।